अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी मिस किरण की कहानी है। और इससे पहले हम मिस किरण की इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, मैंने फेडरल बे एरिया के बारे में या नॉर्थ कराची के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ शेयर की हैं। आज की ये जो कहानी है, जो कि मिस किरण की कहानी है, ये उस दौर की कहानी है जब सन 2000 चल रहा था। और ये बताती है कि मैं शफीक मोड़ के पास एक ग्राउंड प्लस वन घर के अंदर रहा करती थी। आमतौर पे ऐसा होता था कि जो नीचे वाला हिस्सा था मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई इस्तेमाल किया करते थे, जबकि ऊपर जो दो कमरे मौजूद थे तो इन दो कमरों में से एक कमरा सामान की वजह से बंद कर दिया गया था, जबकि जो दूसरा कमरा था अक्सर मेरे इस्तेमाल में रहा करता था। अच्छी बात भी यही थी कि हमारा जो घर था वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था कि हमारे घर की बैक साइड पे, यानी जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद था, उस कमरे के सामने यानी बैक साइड पे एक पार्क मौजूद था। अब अगर आप पार्क की बात करें तो पार्क का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास वगैरह उगी हुई थी, बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे। हाँ, इसको पार्क कहा जाता था, लेकिन इसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अबतर थी। और अक्सर ऐसा होता था कि शाम में बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ का रुख किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मगरिब होती या अंधेरा होना शुरू हो जाता तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी हो जाती। और क्योंकि यहाँ पे लाइट्स भी मौजूद नहीं थी तो ये रात में एक अजीब खौफनाक पार्क का मंजर पेश किया करता था। आमतौर पे मेरी भी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक जागा करती थी, और ख़ास तौर पे जब मैं खाना खाने के बाद मैं छत के ऊपर टहला करती थी। तो वैसे ही उस रात हुआ कि जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही रात के तकरीबन पौने 12 बजे का टाइम हो चुका था। और सच्ची बात यह कि मैं 1 डेढ़ घंटे वॉक किए बगैर सो नहीं सकती थी। इसी वजह से मैं सीधी छत की तरफ आई और मैंने वहाँ पे वॉक करना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि मुझे वॉक करते हुए 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे। मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आना या आवाज़ें महसूस होना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग एक जगह जमा हैं, जैसे कि कोई इज्तिमा, कोई मिलाद चल रहा हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। हैरान कुन बात ये थी कि ये जितनी भी आवाज़ें थीं सारी की सारी औरतों की आवाज़ें थीं। लेकिन एक और हैरानी वाली बात थी कि ये जो भी ज़बान थी, ये जो भी लैंग्वेज थी, ये मेरी समझ से बाहर थी। ना ही उर्दू में, ना ही हिंदी में, ना ही इंग्लिश में इस तरह की किसी ज़बान में बात हरगिज़ नहीं हो रही थी। जो भी ज़बान थी ये एक ऐसी ज़बान थी जिस ज़बान के बारे में मुझे किसी भी किस्म का इल्म नहीं था। अब मुझे एकदम से जब इस तरह से शोर की आवाज़ आना शुरू हुई तो पहले मैंने एतराफ़ का जायज़ा लिया। मेरा ख्याल था कि हो सकता है बराबर वाले घर में, पीछे वाले घर में कोई मिलाद चल रहा हो, या हो सकता है कोई प्रोग्राम चल रहा हो जिसकी वजह से ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हों। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जब मैंने एतराफ़ का जायज़ा लिया तो मेरे अतराफ़ में जितने भी घर मौजूद थे उन घर में से किसी भी घर में कोई इस तरह का प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा था। इत्तफाक से जब मैंने इसी दौरानी में सामने, यानी जहाँ पे पार्क मौजूद था, उस एरिया में देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई मूवमेंट सी हो रही है। और इस अंधेरे में, यानी जो कि पार्क के अंदर अंधेरा मौजूद था, मुझे बाकायदा बहुत सारे सफ़ेद कलर के वजूद घूमते हुए या मूव करते हुए महसूस हो रहे थे। खैर, जब मैंने उस तरफ मज़ीद गौर किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी औरतें जिनके एक जैसे हुलिये हैं, इवन के जिनके जो जिस्म और शक्लें हैं वो भी बज़ाहिर एक जैसी लग रही हैं, वो उस पार्क के अंदर मौजूद हैं। और स्पेसिफ़िकली एक दरख्त जो कि सबसे दरमियान में मौजूद है, उस दरख्त के एतराफ़ का या उसके गिर्द का एक चक्कर लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिचुअल, या फिर जिसे आप रस्म कहें, कोई रस्म अदा की जा रही है, कोई ख़ास काम है, कोई ख़ास इबादत है जो वहाँ पे खड़े होके ये सारी औरतें अदा कर रही हैं। अजीब बात ये थी कि मैंने काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 या 20 सेकंड तक ये मंज़र देखा। और हैरान कुन बात ये भी थी कि इन तमाम औरतों के जो चेहरे थे कुछ अजीब से खौफनाक से चेहरे थे। सच्ची बात यह है कि ये सब देखने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं।
मैं बहरहाल नीचे की तरफ आई और मैंने सोचा कि अपनी बहन को या अपने अब्बू को बताती हूँ और उनको बोलती हूँ कि सामने देखें किस किस्म का प्रोग्राम चल रहा है। ये कैसी और कौन सी मखलूक़ात हैं जो इतनी रात में इस अंधेरे पार्क में अल्लाह जाने उस दरख्त के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही हैं। खैर मैं जैसे ही नीचे आई, नीचे आते ही जब मैंने अपने अब्बू को देखा तो मैंने उनको हाँफते काँपते बताया कि सामने पार्क के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही अजीब चेहरों वाली औरतें मौजूद हैं। आप यकीन करें कि मेरे अब्बू ने जब मेरी ये बात सुनी तो ये बात सुनने के बाद जब वो मेरे साथ ऊपर की तरफ आए, तो जब वो ऊपर की तरफ आए और उन्होंने पार्क की तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई औरत या प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अल्लाह जानता है कि मैंने अपनी आंखों से इस तरह के प्रोग्राम को या इस तरह की औरतों को वहाँ पे घूमते हुए, टहलते हुए या एक दरख्त के गिर्द चक्कर लगाते हुए अपनी आंखों से देखा था। बहरहाल कुछ देर तक मेरे अब्बू वहाँ पे खड़े रहे। इस दौरानिए में कोई इस तरह की निशानी या प्रोग्राम हरगिज़ नज़र नहीं आया। हाँ, मेरे अब्बू ने मेरे ऊपर दम दुरूद किया और इस वाक़े के बाद से मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि मैं छत के ऊपर अकेली हरगिज़ नहीं जाऊँगी। और ऐसा ही था कि इसके बाद जब भी मैं छत पे जाया करती थी तो मैं कोशिश करती थी कि अपने अब्बू को, अपने भाई को या किसी बहन को लेके छत की तरफ जा सकूं। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें माजिद साहब ने शेयर की है। ये बताते हैं कि बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो सियालकोट से ही है। और ये बताते हैं कि जो कहानी है ये इनके साथ 1980s में, यानी अब से 44-45 साल पहले पेश आई थी। इनकी आधी फैमिली पंजाब सियालकोट के अंदर मौजूद है, जबकि जो बाकी फैमिली है वो रोहड़ी या सक्कर में रहा करती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इनका सियालकोट से रोहड़ी या सक्कर आना जाना रहता है। और जब भी ये इधर आते हैं या वो लोग वहाँ पे आते हैं तो ये लोग कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन का स्टे करें। वैसे ही इनकी फैमिली में किसी की शादी थी, 1980 चल रहा था और उस दौर में भी इनके जो हालात थे वो फाइनेंशियली बहुत बेहतर हालात थे। ये बताते हैं कि उस दौर में भी हमारे घर में टोयोटा कार मौजूद थी और अक्सर जब हमें सफ़र करना होता था या लॉन्ग रूट पे जाना होता था तो हम इस कार का इस्तेमाल किया करते थे। खैर किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि एक दफ़ा जब हम वहाँ से प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने के बाद या वहाँ पे रुकने के बाद वापस रवाना हुए तो हमें अपने शहर पहुँचने में तकरीबन 6 या 7 घंटे बाकी थे। इत्तफाक से हम जहाँ पे यानी जिस रूट पे मौजूद थे वो एक सुनसान और वीरान रोड था जिसे आप हाईवे से भी तशबीह दे सकते हैं। इसके अतराफ़ में या इसके सराउंडेड एरिया में ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही वहाँ पे किसी भी किस्म की लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम हुआ करता था। लेफ़्ट और राइट साइड में यानी सड़क के दोनों अतराफ़ में दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और उन दरख्तों से अगर आप पीछे की तरफ देखें तो जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ पे खेत ही खेत मौजूद थे। खैर वैसे ही ये अपनी फैमिली के हमरा बातें करते हुए या मजाक करते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे। ये बताते हैं कि हालांकि जब भी हम इस तरह के रास्ते से जाते थे या इस तरह का रूट लेते थे तो हमारी अम्मी की सख्ती से हिदायत होती थी कि पहले आयतल कुर्सी पढ़ लो, अपना हिसार कर लो या जो भी कुरानी आयतें वो पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लो। लेकिन हम बातों में इस कदर बिजी थे कि इत्तफाक से इस सुनसान रोड से, इस वीरान सड़क से गुजरने के बावजूद न ही हम में से कोई तिलावत कर रहा था और ना ही इससे पहले हमने तिलावत की थी। इसी रूट पे चलते चलते एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी ने मिसिंग करना शुरू किया है। हालांकि आमतौर पे जब भी हम सफ़र करते थे या सफ़र करने से पहले हम एक जो भी हमारा मैकेनिक था उस दौर में उसके पास जाते थे, उससे गाड़ी को अप टू डेट करवाते थे, यानी जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, ऑयल चेंज है या फ़िल्टर चेंज है, ये सारे काम करवाने के बाद हम सफ़र पे निकला करते थे। तो वैसे ही इस बार भी हुआ था कि जब हम निकले थे तो हमने अपनी गाड़ी का प्रॉपर चेकअप करवाया था। उसके बाद इतने सफ़र के लिए हम रवाना हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी थी, ऑल्दो हमारी जो फ्यूल थी वो भी कंप्लीट मौजूद थी, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं था, आखिर ये जो गाड़ी थी वो एकदम से मिसिंग क्यों कर रही थी।
यह सवाल मेरे जहन में मौजूद था कि इसी दौरानी में मुश्किल से 20 या 22 मिनट के अंदर अंदर एकदम से जो गाड़ी थी वो ना सिर्फ रुक गई, बल्कि अब लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा काम आ चुका है। जैसे ही गाड़ी रुकी तो एकदम से जब मैं गाड़ी से यानी अपनी जो ड्राइविंग सीट थी वहाँ से निकल के बाहर आया, तो जैसे कि आमतौर पे सब लोग बोनट खोलते हैं, उसको चेक करते हैं, ये देखते हैं कि गाड़ी हीटअप तो नहीं हो गई, वैसे ही मैंने जो भी पॉइंट्स थे उन तमाम पॉइंट्स को या जो भी इश्यूज हो सकते थे इन सब को चेक करना शुरू किया। अभी जबकि मैं गाड़ी की तरफ देख रहा था और बाकी फैमिली अंदर मौजूद थी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई बहुत तेज़ी के साथ गुजरा है, और जो भी मेरे पीछे से बहुत तेज़ी के साथ गुजरा था वो इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरा था कि जैसे कोई हवा का झोंका एकदम से मेरे पीछे से गुजरा हो। मुझे कुछ अजीब सी पीली सी रोशनी का एहसास हुआ था, जैसे कोई पीली लाइट या इस तरह की रोशनी मेरे पीछे से गुजरी है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, और जब मैंने पलट के देखा तो इत्तेफाक से कोई भी पीछे मौजूद नहीं था। अब मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो, या हो सकता है कि दूर से कहीं से कोई लाइट गुजरी हो और ये लाइट की रोशनी मुझे गुजरते हुए ऐसा महसूस करवा रही हो जैसे कि कोई शख्स गुजरा है। मैं दोबारा से उस बोनट पे यानी वहाँ पे फोकस करके जो भी फॉल्ट था उसको डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा था कि अब की बार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। और ये जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी और इतनी जानी पहचानी आवाज़ थी कि कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी अम्मी ने या मेरी बहन ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया है। और सच्ची बात यह कि जैसे ही मुझे मेरे नाम की आवाज़ आई तो मैं एकदम से बोनट से अपना सर बाहर निकाल के गाड़ी की तरफ यानी जहाँ पे अम्मी वगैरह बैठे थे उस तरफ देखने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या मुझे नाम लेके आवाज़ दी है? तो अम्मी और मेरी बहन कहने लगे कि नहीं भाई, हमने नहीं बुलाया आपको। अब मैं दोबारा से उस बोनट की तरफ देखने लगा, और कुछ सेकंड्स के बाद यानी मुश्किल से 30-40 सेकंड के बाद मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और बहुत गहरी गहरी सी सांसें ले रहा है। ये जो सांसों लेने का अंदाज था, ये जो सांसों की गर्मी थी, वो बाकायदा मुझे महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था एग्जैक्टली मेरी पीठ के या मेरे कंधे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। पहले मैंने कंफर्मेशन की, जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में कोई पीछे मौजूद है तो मैंने एकदम से पलट के देखा। अब की बार जब मैंने एकदम से यानी कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर 1-2 सेकंड में पलटते ही पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने अपने मुंह के आगे घूंघट डाल रखा है और शायद उसने लाल कलर का कोई कपड़ा या चादर यूज़ की हुई है, वो एग्जैक्टली मेरे पीछे खड़ी हुई है। और अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे कि उसके हाथ बाकायदा उसके घुटनों से नीचे लटके हुए थे। ऐसे ह्यूमनली किसी के भी इस तरह के हाथ नहीं हो सकते। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिस मखलूक को या जिस चीज़ को देख रहा हूँ ये कोई हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। लेकिन वाकई में वो औरत मेरे पीछे मौजूद थी। कुछ अजीब तरीके से उसकी जो कमर थी वो मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम मौजूद है जिसकी वजह से वो सीधी नहीं खड़ी हो पा रही है। अब मैंने जब मुकम्मल तौर पे उसके नीचे की तरफ या उसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसके जो कपड़े थे वो इस कदर फटे पुराने और बोसीदा कपड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़कीरनी है। लेकिन जब उसके कपड़ों से मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। कुछ अजीब तरीके से उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मौजूद थीं, और सबसे अजीब बात यह थी कि उल्टे पाँव होने के बावजूद उसके पाँव पे बेतहाशा काले बाल मौजूद थे। यह देखते ही मैंने एकदम से ज़ोर से चीख मारी है, और उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें बंद हुई हैं या शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजर चुका था, और इत्तफाक से वहाँ से जो पुलिस की मोबाइल गुजर रही थी वो भी हमें देख के या हमारी फैमिली को देख के हमारी कार के बिल्कुल बराबर में आके खड़ी हो चुकी थी। खैर, जब मुझे होश आया तो मेरी गाड़ी भी स्टार्ट थी, यानी मेरी गाड़ी मुकम्मल तौर पे काम कर रही थी। हाँ, मेरे घर वाले मुंतज़िर थे कि मैं उनको बताऊं कि बिलाखिर में इतनी बुरी तरह क्यों चीखा था। मेरे घर वालों के मुताबिक मैंने एक ज़ोर से चीख मारी थी और इसके बाद मैं नीचे गिरा हुआ था। खैर, मैंने जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को अपने एग्जैक्टली पीछे देखा था
तो मेरे घर वालों का ये कहना था कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो। हालांकि अल्लाह जानता है कि जो कुछ या जिस औरत को, जिस मखलूक को मैंने देखा था वो सरासर एक हकीकत थी।